नमस्कार दोस्तों। इस चैनल पे एक नए तरह का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, विनोद दुबे, जो सिंगापुर में रहते हैं, बहुत अच्छे कवि हैं और एक अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वीकेंड वाली कविता। कुछ किताबें भी प्रकाशित कर चुके हैं। तो उनसे मैं कुछ बात कर रहा हूँ, एक तरह का साक्षात्कार। हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ जानकारी देंगे और शायद कुछ कविताएं भी पढ़ेंगे। तो इस तरह का फॉर्मेट है इस वीडियो का। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। हमें तो एक दूसरे से बात करके बहुत आनंद आया और इतनी लंबी बातचीत हो गई कि शायद इसे अब 2 भागों में प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ज़रूर देखें और बताएं कि कैसा लगा। भाई आप नमस्कार मनीष भाई। तो तो ये जो हम सेशन कर रहे हैं इसके बारे में मैं जो देखना चाह रहा हूँ कि हम किस तरह की बात करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि आज हम थोड़ा एक दूसरे के बारे में जानें, समझें कि हिंदी से और कविताओं से किस तरह का नाता है, इसे कहाँ ले जाने की इच्छा है। और जो सबसे जरूरी बात है कि मैं तो चाहूंगा कि आपकी कुछ अच्छी अच्छी कविताएं आपके मुख से भी सुनूं। तो ये मेरा उद्देश्य है। और आप क्या सोचते हैं, आज हम किस और किन चीजों के बारे में बात करना चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल मनीष भाई, सबसे पहला बात तो कि इसको एकदम ही हमें कैजुअल रखना है, कुछ इसमें बहुत फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। और एक्चुअली मैं इसका जो सीड है वो बताता हूँ। अगर ये कोरोना नहीं होता और हम्म। डिजिटलाइजेशन नहीं आता, ऑनलाइन काव्य सम्मेलन नहीं होते, तो ऐसा नहीं होता कि शायद बड़ा मुश्किल था कि मैं आपको जान पाता। तो मुझे याद आता है कि अशोक चक्रधर जी का कोई की अध्यक्षता में कोई प्रोग्राम था बिल्कुल। 20 की शुरुआत में, जब ये कोरोना आया ही था, लोगों ने ऑनलाइन कवि गोष्ठियों के बारे में शुरू किया था। तो उस काव्य गोष्ठी में मैंने आपको पहली बार देखा और मैं बड़े ध्यान से देखता रहा, क्योंकि तब तक मुझे लगा कि कविता बड़ी आउट ऑफ फैशन हो गई है और जो 60 के ऊपर के लोग हैं सिर्फ वही करते हैं, वो भी हिंदी कविता। और मुझे पसंद तो है, लेकिन मैं बड़ी ही माइनॉरिटी में हूँ और किसी तरह आ गया हूँ। मैंने आपको देखा तो मुझे बड़ा संबल मिला कि यार, एक आदमी मेरी तरह विदेश में है और कविता पाठ कर रहा है। और आप मुझे आपकी कविता भी याद है, बड़ी अच्छी कविता आपने सुनाई थी वहां पे। मैंने प्रेमचंद की सुनाई थी, आपने कुछ बहुत ही सराहनीय जैसा सुनाया था। तो उसी समय से मेरी बड़ी इच्छा थी कि यार, मनीष जी से बात किया जाए। और जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, आपने लकीली मुझे एक मैसेज किया कि आपको मेरी कविता अच्छी लगी थी। और फिर तब से ये कम से कम जानने का सिलसिला चला। तो मेरे दिमाग में हमेशा था कि मैं, मतलब हम लोग जिस जनरेशन में आते हैं जहाँ की हिंदी हमारा मेन काम नहीं था, हम सबको पैसा कमाना था, चाहे वो जिस तरीके से मिले। आईटी के थ्रू मिल रहा था, शिपिंग के थ्रू मिल रहा था, मैथ्स के थ्रू मिल रहा था, इंग्लिश के थ्रू मिल रहा था, हम सब उसमें लग गए। लेकिन कहीं ना कहीं आपने और हमने कम से कम उस कविता को जो हमारे अंदर थी उसकी लौ जलाए रखी। तो स्पेशली हम जैसे लोग जो कि विदेश में रह रहे हैं, एकदम ही अलग तरह के परिवेश में है, अलग तरह का रोजमर्रा का काम कर रहे हैं। हम कोई हिंदी के विभागाध्यक्ष नहीं है जो कि पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं उतना ज्यादा। तो मैं चाह रहा था कि, और हमारे जैसे बहुत से लोग हैं इंडिया में जो इसी तरह की जिंदगी जी रहे हैं, तो मैं चाह रहा था कि हमारे और आपकी बातों के जरिए उन मुद्दों पे डिस्कस किया जाए कि कैसे हम जो भी कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, क्या सोचते हैं। आगे वाली पीढ़ी अगर उससे कुछ सीख सके तो बहुत बड़ी बात होगी, और सीखे ना सीखे, कम से कम हम एक दूसरे से कुछ सीख सकें। बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे भी वही वो गोष्ठी, अशोक चक्रधर के साथ वाली गोष्ठी याद है। आपकी कविता भी याद है। और ये भी याद है कि किस तरह से मैं मुतासर हुआ था उस कविता से, क्योंकि इस तरह की कविता सुने हुए अरसा हो गया था। तो और हाँ, जहाँ तक बात करें कि किस तरह हम यहाँ आए, क्योंकि अलग परिवेश से आए हुए लोग हैं। जो हिंदी में बीए एमए करके जो आते हैं, वो उनकी बात अलग होती है। हम टेक्निकल पढ़ाई करके आए हुए लोग हैं। तो किस तरह से ये जो बीज कविता का पैदा हुआ, इसके बारे में बात करना बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल तो बिल्कुल। और ये मैं शुरू। साथ में ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने काफी सारी किताबें लिख चुके हैं और प्रकाशित करवा चुके हैं, तो उनके बारे में भी आप थोड़ा बताएं कि ये कवि कौन कौन सी किताबें हैं, किताबों में क्या है, और वो किताबों की उत्पत्ति कैसे हुई। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो जब तो दो संवाद है तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो ठीक पहले है। मैं, आप अपना बचपन बता दें और मैं जरूर। बता, एक एक करके हम चलते हैं। तो आपके बचपन से शुरू करते हैं, कहाँ से हैं, कैसा परिवेश रहा।
तो मैं कहाँ का हूँ ये तो कहना मुश्किल है। कई जगह रहा हूँ। मेरे पिताजी बैंक कर्मचारी थे, लेकिन मध्य प्रदेश में ही रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश की भूमि से वो भी भोपाल, भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में ही रहा। तो एक जमाने में रतलाम भी रहा, जो कि थोड़ा मालवा और राजस्थान वाला वो आ जाता है वहाँ पे। तो कई जगह रहा हूँ। सबसे ज्यादा समय इटारसी में और भोपाल में बिताया, जो दोनों बहुत ही आसपास एक ही उसमें है। इटारसी तो पूरे देश के लिए रेलवे से बिल्कुल। आपको पहला दिमाग में इटारसी का नाम सुनते हैं, रेलवे की हान याद आ जाती है लोगों को। हाँ, तो वही मैं रेलों के साथ ही बचपन बीता है। रेलवे पटरियां क्रॉस कर करके एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे, और स्टेशन पे किताबें देखते रहे। स्टेशन पे जो बुक स्टॉल है वहां से किताबें खरीदते रहे। तो जो तो आपकी शुरुआती शिक्षा थी मनीष भाई, वो हिंदी मीडियम में थी या इंग्लिश मीडियम में, कॉन्वेंट? नहीं, मैं बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा। तो जहाँ तक मुझे यह भी याद है कि जब मैं बहुत छोटा था, 5-6 साल का, उस दौरान मैं इंग्लिश में भी कविताएं लिखता था। और वो कब छूट गया वो पता नहीं चला। वो मुझे याद है बस हल्का सा। और फिर उसके बाद फिर कविताएं जब वापस थोड़ा लिखना और पढ़ना उस तरफ रुचि हुई, तब तक मैं 15 साल का हो चुका था। तब हिंदी में लिखा, तो वो जो बचपन वाली जो इंग्लिश कविताएं हैं वो तो कहीं खो गई। तो ये साहित्य के प्रति जो प्रेम है, मतलब जो लगाव है, मेरे ख्याल से एक तो गिफ्टेड भी है, शायद ईश्वर देता है चुन के 20 लोगों में से एक दो को देते हैं, भाई तुमको थोड़ा इंटरेस्ट होगा। तो ये कहाँ से, परिवार में किसी को, मामा चाचा कहीं कोई था, या फिर आप ही एक विरले थे परिवार में जिसको इंटरेस्ट आया इसमें? तो वैसे मेरे पिताजी किताबें पढ़ते थे, लेकिन वो अंग्रेजी साहित्य ज्यादा पढ़ते थे। इंग्लिश में की किताबें हमारे घर में हमेशा रही, जो कि पिताजी पढ़ते थे। लेकिन वो भी मतलब व्यस्तता में जितना पढ़ते थे उसी उसी हिसाब से रहा। लेकिन उनकी जो शादी के पहले के दिनों की किताबें घर में रखी रहती थी, जो कि तो उनका कुछ रुचि तो थी। लेकिन मैंने कभी ऐसे देखा नहीं, क्योंकि हमेशा वो लिखते जो नहीं जमाना देखा। था तब तो व्यस्त थे, जब मैं बड़ा हो रहा था उस समय। हम्म। और बाकी मेरा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि उसका जो कारण है, यही जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, और मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो, और खासकर हिंदी, क्योंकि मेरा मेन भाषा नहीं थी, द्वितीय भाषा की तरह होती थी। तो 50 नंबर का पेपर होता था, इंग्लिश का 100 नंबर का पेपर होता था। क्या बात। और इंग्लिश और हिंदी दोनों। लेकिन जो किताबें होती थी, जो लैंग्वेज की जो किताबें थी, उसमें बहुत जो कंटेंट था वो बहुत अच्छा था। और वहां से हिंदी कविताएं पढ़ने का शौक आया। और उसके बाद फिर हाँ, दूसरी जो सबसे बड़ी बात है शायद, जिसका मुझे लगता है कि प्रभाव पड़ा होगा, कि हमारे घर में पिताजी ने हमेशा जो मैगजीनें हैं वो हमेशा उनके सब्सक्रिप्शन लगाए रखे। तो अच्छा। नंदन हमेशा आती रही, पराग हमेशा आती रही। रहा कि वहां से रुचि पैदा हुई। अभी अभी फिलहाल मैं कुछ दिन पहले वरुण ग्रोवर, ये जो लिरिसिस्ट हैं, उन्होंने ये मोह मोह के धागे लिखा है, हम्म। मूवी लिखी है, उनका इंटरव्यू सुन रहा था। लखनऊ में पले बढ़े एक्चुअली। तो वहां उन्होंने यही जिक्र किया कि हमारा जो बीज है ये नंदन और पराग जैसी पत्रिकाओं से, मैगजीन से, वहीं से बिल्कुल। शुरुआत हुई। बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। आप ही के एज ग्रुप के हैं, वही प्रॉब्ली वही टाइम जोन होगा। चलिए मैं अपने बारे में बता देता हूँ हाँ, ब्रीफ। अब आप बताएं कि कहाँ से आपने पढ़ाई करी, और साथ में ये साहित्य का जो बीज है वो कहाँ से आया। हाँ, तो थोड़ा सा मैं अलग बोलूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से आप छोटे शहर में रहे हैं, जैसे इटारसी हुआ, रतलाम हुआ, भोपाल। मैं बिल्कुल एकदम ठेठ गांव से हूँ। और वो भी गांव, और यूपी बिहार का गांव। तो आप सोच सकते हैं हम्म। कि जो गांव को चरितार्थ करते उस तरह का गांव, बिल्कुल। मतलब लाइट ना हो, बसें पूरे पूरे दिन में एक बस आती है जो शहर से कनेक्ट करती है, जो भी तरह तरह की समस्याएं होती हैं। खैर, अब वो सब मेरे लिए पात्र है, किरदार जिसपे लिख सकता हूँ। उन दिनों तो लगता था कि ये सब, मतलब क्यों हम यहाँ पे आ गए। हम्म। तो बेसिकली मैं यूपी बनारस के पास एक भदोही करके छोटी सी जगह है, वहाँ एक गांव है बरवा। वहाँ मैं पैदा हुआ और पूरी 10th तक की पढ़ाई वहीं पे मैंने की।
तो एक ये भी बड़ा अंतर रहा कि मेरे एज ग्रुप में, जैसे हमारे बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा जो भी सब लोग सब इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं छोटे शहरों में, और हिंदी उनके लिए एक साथ की लैंग्वेज रही, घर पे बोली जाती रही, तो हिंदी का प्रभाव रहा। मेरे साथ उल्टा बोल रहा था कि बेसिकली हिंदी हम लोगों की मेन भाषा रही, लिए अंग्रेजी बहुत बड़ी चीज थी। मतलब अंग्रेजी का इवन मेरा दोस्त जब पहली बार मुझे उसने लिक्विड सॉलिड और गैस बोला, तो मुझे लगा यार ये तो ठोस द्रव और होता है, ये कौन सी लैंग्वेज है, ये सॉलिड लिक्विड है कौन सी दुनिया। तो मतलब हिंदी तो हार्डकोर हमारी लैंग्वेज थी, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि हमें सिर्फ मैथ्स पढ़ना था, विज्ञान पढ़ना था, गणित पढ़ना था, और संस्कृत हिंदी इन सबसे मतलब नहीं रखना था। तो हिंदी अच्छी मुझे बहुत लगती थी। मेरे यहाँ कोई ऐसा माहौल नहीं था हिंदी का। गांव में हम लोग किसी तरह बस कोई साहित्य साहित्य तो एक लेजर की चीज हो गई ना, हम लोग किसी तरह चल रहे, पर मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। मुझे याद है दैनिक जागरण के पीछे वाला सप्तरंग, वो सब जो मिलता था, जहां मिलता था मैं पढ़ जाता। तो मुझे हमेशा लगता है कि प्रॉब्ली, इसलिए मैं बोलता हूँ कि भगवान ने शायद चुन दिया हुआ कि भाई चलो तुमको थोड़ा सा, ऐसे ही सबको बांट रहे थे तो बोले चलो तुमको थोड़ा साहित्य का दे देते हैं। तो मुझे परिवार में भी ऐसा, मदर को थोड़ा बहुत है इंटरेस्ट पढ़ने में, अदरवाइज किसी को बहुत ज्यादा नहीं था। सबका प्रेशर इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इसी पे था। पर तो हिंदी किताबें वगैरह कहाँ से आप अपने गांव में कहाँ से कैसे लाते थे? हाँ, तो जैसा आपने बोला कि हमारा पाठ्यक्रम बहुत अच्छा होता है, और सोचिए मीडियम पाठ्यक्रम तो और अच्छा होता है। वहाँ कबीर सुर तुलसी के दोहे, बिहारी, और थोड़े बड़े हुए तो जयशंकर प्रसाद, आशीष रणगुप्त की पंचवटी, हरिशंकर प्रसाद सिंह की कविताएं, हरिऔध की कविताएं, अयोध्या सिंह अयोध्या सिंह हरिऔध की कविताएं। हाँ, तो मतलब कविताएं बहुत अच्छी थी, और वही जो था वही था, कुछ बाहर से नहीं था। कभी कभार जब हम किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते थे, बुआ के यहाँ, चाची के यहाँ, मामी के यहाँ, वहां हर परिवार में कोई ना कोई होता है जो पढ़ता है। तो वहां कई बार, मुझे पहली बार मुझे याद है कि मैंने गोदान ऐसे ही किसी रिलेटिव के यहाँ जाकर अपनी बुआ के यहाँ पढ़ी हुई थी, उनके दालान में रखी हुई थी, वो ली और उसको पढ़ा। और मैं अभी भी उस दोपहर को नहीं भूल सकता कि जब मैंने पूरा, और मैं क्लास 9th में रहा हूँ, पूरी पूरी गोदान में पढ़ गया मैं, और मुझे मुझे लगा कि यार ये तो बहुत मजेदार चीज है यार, एक अलग ही दुनिया है। और मतलब वो जो फीलिंग है ना, वो गूज बम्प, यार क्या चीज है। तो मुझे लगता है कि शायद प्राकृतिक रूप से वो इंटरेस्ट था और ये हो गया। ऐसा कोई कंडीसिव माहौल नहीं था, इसको मैं हमेशा मानता हूँ। बट हिंदी बहुत हमारी मेन लैंग्वेज हुआ करती थी। टीचर थे जो लिखते थे, कविताएं भी लिखते थे, तो उनके साथ रह के थोड़ा बहुत सीखने को मिला। उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी, तो वहां थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। बहुत अच्छा। तो आपने अपनी जो कॉलेज और ये जो शिक्षा है, ये सब कहाँ पे करी? चलिए, तो कॉलेज का मैं आप पे पहले ले आता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने कॉलेज पे आता हूँ, क्योंकि हम ठीक है। इटारसी तक ही गए थे स्कूल हाँ के दिन। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो मैंने जो इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई करी, बैचलर डिग्री जो करी, वो मैंने भोपाल से करी। तो भोपाल में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय है, और एक नया कॉलेज। तो मेरा कॉलेज की एक खासियत थी कि मेरा कॉलेज का मैं पहला बैच। तो ये 96 की बात है। तो 96 वो दौर है जब भारत में मतलब हर जगह नए नए इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे थे। तो उस समय तो ऐसा था कि बड़े शहरों में पहला जो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के अलावा जो प्राइवेट इंजीनियरिंग, निजी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वो एक एक दो दो खुल रहे थे। साउथ में बहुत सारे थे। चेन्नई में जैसे 10-12 इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए थे। यहाँ पे हमारे नॉर्थ में एक दो इक्का दुक्का खुल रहे थे। तो उसमें से एक मेरा कॉलेज था जो उस साल खुला था, 96 में। अच्छा, तो मैं पहला बैच हूँ अपने कॉलेज का। फिर उसके बाद तो दौर ऐसा आया कि मतलब 96 से लेके आप 2005 फिर तक मशरूम देखें तो मशरूम की 100, तरह खुल गया। हाँ 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए हैं। मतलब हाँ। एक एक क्षेत्र में उस तरह का हो गया है। तो मैं भोपाल से इंजीनियरिंग करी मैंने। फिर कानपुर से आईआईटी कानपुर से एमटेक किया, वो भी कंप्यूटर में ही। तो मैं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में ही रहा शुरू से, वही पढ़ाई करी मैंने, स्नातक भी स्नातकोत्तर भी। तो इन दिनों जब आप कॉलेज में थे, आई एम श्योर कंप्यूटर तो एक व्यवसाय का जरिए रहा होगा कि इससे नौकरी कंफर्म हो जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। बट हिंदी आपके साथ रही या फिर उन दिनों नहीं थी बिल्कुल? तो
जब मैं हिंदी जैसे या कविताएं या साहित्य? हाँ, तो उसका ऐसा है कि चलता रहा साथ में, एक एक डोर लेके चलते रहे धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि मतलब उसमें अपने आप को पूरी तरह से, क्योंकि पढ़ाई भी करनी है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो खासकर काम है वो भी एक तरह से आर्टिस्टिक काम है, अगर आप देखें तो उसमें भी अच्छा। आप उतने डूब सकते हैं कि, क्योंकि आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं। तो वो भी एक तरह का सृजन है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना भी एक सृजन है, मैं कहूँगा, क्योंकि हम्म। आप बिल्कुल खाली से शुरुआत करते हैं और कुछ एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कि कुछ करता है। तो हम्म। मेरी रुचि तो बहुत थी, तो उसमें भी लगा रहता था। जब मैं भोपाल आया इटारसी से, और तो मैं पहली बार तरह तरह के लोगों से मिला। वैसे तो मतलब ये है, क्योंकि हम भोपाल का इंजीनियरिंग कॉलेज है, और जो हमारे यहाँ का जो व्यावसायिक शिक्षा मंडल है मध्य प्रदेश का, उसके उससे एडमिशन होता है। तो मध्य प्रदेश के ही लोग थे अधिकांश, कुछ लोग बाहर के, 10% कोटा दूसरे प्रदेशों का होता है। स्टेट से तो हाँ। लेकिन बहुत तरह के लोगों से पहली बार मिलना हुआ। नए नए दोस्त बने जो कि अलग अलग परिवेश के थे, कुछ गांव से आए हुए, कुछ बड़े शहरों से, क्योंकि मैं छोटे शहर वाला हूँ, कुछ बड़े बड़े शहरों मेट्रो से। से। मेट्रो कोई से भोपाल स्पेशली। में ही पढ़े बले हैं, उनका जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े हैं। तो हर तरह के लोगों से मिलना हुआ, तो बहुत कुछ पता चला। और सबके रुचियां भी, बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे रहे जिनकी रुचियां साहित्य में थी। तो उनसे बातचीत होती थी कि हाँ, मैंने जब बचपन में राग दरबारी पढ़ी तो कैसा फील हुआ। अपने एक दूसरे की बातें करते थे। कभी कुछ कविताएं, कॉलेज के जमाने में कुछ गाने वाने, मैं नाटक भी लिखा करता था। थोड़े जो व्यंग्यात्मक और उस तरह के नाटक जो हम लोग मंचन करते थे कभी कॉलेज के जमाने में। तो ये सब चलता रहा धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि साहित्य में कुछ करना है, हाँ। उससे नहीं, लेकिन बस एक रुचि थी सबकी, तो वो चलता रहा। फिर जब मैं कानपुर पहुंचा, तो कानपुर में तो मतलब वो परिवेश ही अलग है, क्योंकि देश के हर जगह से लोग, हर तरह के लोग मिले। और तो वो और बड़ा, और हम्म। नए तरह के अनुभव हुए। तब ये भी पता चल, तब अंग्रेजी साहित्य के बारे में भी बहुत कुछ पता चला, जो कि भोपाल में उतना नहीं था। नहीं पता था। भोपाल में मैंने नहीं देखा कि लोग पीजे वुड हाउस से लेके टॉल्स्टॉय तक पढ़ने वाले लोग मुझे मिले। और बहुत, जो कानपुर में मिले। जो कानपुर में मिले, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसा क्या होता है, कहाँ कौन सी किताबें अच्छी हैं दुनिया का साहित्य के बारे में। हम्म। है ना, चेखो और रूसी साहित्य के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी, बहुत थोड़ी थोड़ी, लेकिन कुछ कुछ हम्म। पता चला। तो बस ये चला साथ में। परिचय हुआ कम से कम इस हम्म, साहित्य। पर मनीष भाई, आपने आईआईटी कानपुर की बात की, और हमारे जनरेशन में आप जानते हैं कि आईआईटी का कितना बड़ा रुतबा था। आई थिंक अभी पता नहीं, ज्यादा हम्म, कॉलेज कैंपस में आईआईटी कैंपस में जाना ही बहुत बड़ी बात, मतलब सबका सपना हुआ करता था उन दिनों में। तो आईआईटी कानपुर का जो पूरा माहौल था, जो ऑरा था, उसके बारे में कुछ बताएंगे कैसा था? जिस तरह के बच्चे होंगे, ऑफ कोर्स आप एमटेक में थे वहां पर, हम्म। भी वो बच्चे होंगे जो कम्पीट करके आते हैं, और आईआईटी कानपुर यूज्ड टू बी वन ऑफ द टॉप, फॉर द टॉप रैंकर्स। तो वो कैसा आपको माहौल लगा वहां पे? तो जैसा आमतौर पर इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे होते हैं ना, हम्म। वही अल्हड़, वही था। वही मस्ती खोर, और तो वो सब तो था ही। और पढ़ाई बहुत ही अच्छी। हमारे जो सारे वहाँ के प्रोफेसर्स टीचर्स थे, जिनका ज्ञान की जो डेप्थ थी वो इतनी अच्छी थी कि वो मतलब जब उनके लेक्चर अटेंड करो तो मजा भी आता था बहुत, कि कितना कुछ समझते हैं लोग। कुछ भी आप समझने के लिए पूछ सकते हो। साथ ही क्योंकि ये सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं आईआईटी कानपुर, आईआईटी हमारे, तो सुविधाएं सारी थी। अच्छा। इतनी बड़ी लाइब्रेरी में देख के मतलब ऐसा हो गया कि जैसे मैं अपने चाहता था कि जितना वक्त मिल सके लाइब्रेरी में बिताऊं, जो दरअसल मैंने किया नहीं। मैंने बिलियर्ड्स हम्म। रूम में ज्यादा वक्त बिताया। लेकिन हम्म। तो बहुत अच्छी लाइब्रेरी। खेल कूदों में भी बहुत हर तरह के खेल कूद, जब हम कॉलेज में थे, क्योंकि मैंने बताया हमारा नया इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो सारी सुविधाएं भी नहीं थी। हम्म। ऐसा नहीं कि वॉलीबॉल और खेल रहे हैं, लेकिन साइड में क्रिकेट भी चल रहा है, क्रिकेट के लिए ग्राउंड नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल मतलब ओलंपिक स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल है। तो जो लोग, जिसे तैराकी में का शौक है, वो पूरी तरीके से वो कर रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बहुत ही अच्छा था।
और सभी लोगों को उसको इस्तेमाल करते हुए देखा, और इस्तेमाल नहीं मतलब उसका पूरा उसमें अपनी अपनी रुचियों में डूबते हुए देखा लोगों को, कि किस तरह से लोग जो करना चाहते हैं वो कर पूरी तरह सकते हैं डूब वहाँ कर पे कर रहे पूरी तरह से डूब के। हैं। तो अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मुझे मुझे जहाँ आप तक मैं समझ पा रहा हूँ कि मतलब आपका इंजीनियरिंग और आईआईटी कानपुर में एमटेक के दौरान मतलब काफी आपको जैसे एक फ्रीडम सी मिली कि और करना जो करना है, जो अच्छा लग रहा है उसको और किया जाए, खुल के किया जाए। ये आयाम मिला है मुझे जहां तक लगता है आपकी बातों से। बिल्कुल, ये तो लगा ही, और साथ में ये लगा कि जो हर तरह, मैंने मैंने वही कहा ना कि जब आप खुलते जाते हैं, जैसे इटार से तो हाँ वही। भोपाल, भोपाल से कानपुर, तो जो आप नए नए आयाम आपको जीवन के मिलते हैं, तो वो जो आयाम मिले उससे दिमाग की जो सोच है वो बहुत खुली। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से हर छोटे शहर या गांव से आए और जो की कहानी ऐसे ही रहती है पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तो मैं कहानी चाहूंगा कि आप भी बताएं अपने कॉलेज के हाँ, बारे में। और मेरी मेरी कॉलेज लाइफ भी लगभग ऐसी ही थी, मतलब वही टिपिकल कि हम, चूंकि मैं गांव से था तो पहला पहला पड़ाव था शहर जाना। हम्म, पहला पड़ाव तो चूंकि हमारे गांव में उन दिनों साइंस साइड नहीं हुआ करता था, यूपी बोर्ड से था मैं, तो क्लास 10th के बाद आपको साइंस या आर्ट में डिसाइड करना होता था, साइंस आर्ट कॉमर्स। तो सॉरी, मतलब 10th तक तो आप साइंस ले सकते हैं, उसके बाद आपको मैथ्स और बायोलॉजी में डिसाइड करना होता था, हाँ जी, क्योंकि वो साथ में नहीं था सीबीएसई, अनलाइक सीबीएसई। और हमारे गांव में जो स्कूल था वहां पर 12th साइंस साइड से नहीं था, ओनली आर्ट साइड आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, तो वो एक रीजन था कि मुझे बाहर जाना पड़ा कि भाई साइंस साइड से पढ़ना है, पढ़ाई में अच्छा लड़का तो कुछ करे, आगे जाके इंजीनियर डॉक्टर कुछ बने, तो आर्थिक स्थिति ठीक हो, पैसे कमाए, जो जो बेसिक सबका सबकी इच्छा थी। तो उसी दौरान मेरे भाई और चाचा थे इलाहाबाद में, और वहीं मुझे वो लोग इलाहाबाद यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, आईआरटी डिप्लोमा कर रहे थे जन, तो मुझे वहीं भेजा गया। मैंने इलाहाबाद जीआईसी में 12th किया, 11th 12th। अच्छा, वो करने के दौरान एक ही सपना था जो मैंने आपको इसलिए स्पेसिफिकली पूछा भी कि आईआईटी करना है। तो उन दिनों, और फिर आईआईटी की तैयारी करने के लिए मैं आईआईटी बीएचयू आ गया, जहां मैंने बीएससी में एडमिशन लिया। बीएचयू तो जानते ही होंगे, बनारस में है। और मैं कोचिंग करने लगा आईआईटी के लिए। तो वो जो 2-3 साल थे वो बड़े रिगरस पढ़ाई के साल थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ बड़ी वहां जद्दोजहद थी कि भाई किसी तरह रैंक आना चाहिए। और फाइनली मेरा आईआईटी में रैंक आया 4132। ये तो इम्प्रिंट है, क्योंकि भाई उसके लिए बड़ी मेहनत करी थी। तो आज के जमाने में मैं देखता हूँ कि 8000 रैंक के भी पोस्टर लगते हैं, क्योंकि भाई इतने ज्यादा कॉलेजेस आप पढ़। उस जमाने में 36 या 3700 रैंक के बाद आपको कोई भी आईआईटी नहीं मिलता। और एट द सेम टाइम मेरा यूपीपीटी एमपीपीटी दोनों में हो गए थे, कहीं 73rd रैंक थी, कहीं 300 समथिंग। तो मेरे पास आईआईटी के अलावा इंजीनियरिंग का ऑप्शन था। एमएससीटी भोपाल था, मौलाना आजाद भोपाल, हम्म, और यूपी में मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज, जमशेदपुर आरआईटी, कोई भी आरआईसी ले सकता था, लेकिन आईआईटी नहीं मिलता। हम्म, और उसी दौरान आपको अगर पता होगा तो हमारे टाइम पे एक मर्चेंट नेवी के लिए टीएस चाणक्य एक इंस्टीट्यूट था बॉम्बे में, जो कि बीएससी नॉटिकल साइंस देता था। और ऐसे ही एक कलकत्ता में मेरी करके इंस्टीट्यूट, मरीन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च समथिंग, वो इंजीनियरिंग, मरीन में इंजीनियरिंग की डिग्री देता था। तो अगर आपने आईआईटी जेईई क्लियर किया है और आपका कोई भी रैंक है, अगर आप इवन 3500 के पीछे हैं, एक्सटेंडेड लिस्ट बोलते हैं 5000 तक, तो आप इन इंस्टीट्यूट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। हम्म, से मुझे कॉल आया तो मेरे लिए बड़ी दुविधा थी कि एक तो सेट पैटर्न इंजीनियरिंग किया जाए, दूसरा है कि नहीं एक नई चीज है मशीन नेवी में ट्राई किया जाए। तो और जब दुविधा रहती है, और वहां तो गांव में आइडिया भी नहीं था हमें मशीन नेवी क्या चीज थी, बिल्कुल, इंजीनियरिंग का थोड़ा बहुत आइडिया था क्या इंजीनियरिंग। और नॉर्थ इंडिया में तालाब है, इसके अलावा समंदर तो है नहीं, ठीक से बस नदी और तालाब है, तो वहां तो किसी को आइडिया नहीं कि भाई समंदर में आदमी कितना, उनको लगता है समंदर में तो बह के कहाँ चला जाए। तो इसलिए मतलब उनके लिए मर्चेंट नेवी मतलब काला पानी। तो वहां पे एक बड़ा बड़ा असमंजस था। और भगवान भी हर चीज को और मिर्च मसाला लगा देते हैं। तो जब हमारा काउंसलिंग होने का था तो 15 जुलाई सेम डेट को इंजीनियरिंग का भी काउंसलिंग था और मर्चेंट नेवी काउंसलिंग। तो जैसा हर कोई चाहता था कि भाई इंजीनियरिंग करो, वो क्लियर कट है, पता है इंजीनियर लोग बन रहे हैं, देखो ये बन गया, फलाने बन गया, ढिकाने बन गया, इंजीनियरिंग बन जाओ,
इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन लिया RIT जमशेदपुर में, कंप्यूटर्स में। और फिर वहां से कॉल आया कि चूंकि आप आ नहीं पाए तो मतलब हमने मेडिकल वहां भेज दिया था कि तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा। उन्होंने बोला कि आपकी काउंसलिंग पोस्टपोन कर देते हैं 2 हफ्ते के लिए। फिर मेरे अंदर आया कि यार एक बार इसको कोशिश करना चाहिए। तो फिर मैं अपने घर वालों को समझा के किसी तरह कि एक बार जाते हैं, देखते हैं क्या है। एंड देन आई वेंट टू बॉम्बे। और आप सोच सकते हैं कि यूपी से बॉम्बे जाना ही उस जमाने में ट्रेन में 28-30 घंटे, और एक मतलब बॉम्बे ही न्यूयॉर्क है, पता नहीं कौन सी दुनिया है, एक अलग ही। वहां की हिंदी बड़ी अजीब की, किधर जाना क्या तेरे को, किधर जाएगा, इधर जाने का अलग ही लगता है कि कहाँ हम आप करके बात कर रहे हैं, लोगों से डरे हुए। यहाँ हर कोई कॉन्फिडेंस से लबरेज है। तो खैर मैं बॉम्बे पहुंचा और वहां मैं कॉलेज गया देखने के लिए। और किस्मत से BHU के मेरे सीनियर थे जो सेकेंड ईयर में थे, और वो मिले। और उनसे मैंने पूछा कि भाई ये क्या है, क्योंकि हमारे को पता नहीं इसके बारे में, आप बताएंगे। तो उन्होंने बताया कि पैसे हैं। जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था कि ये पैसे जो हवा है कि मर्चेंट में पैसे बहुत हैं कि नहीं। तो उन्होंने बताया कि हाँ पैसे हैं। तो ये फिर जो आपके सीनियर थे वहीं पे BHU में जब मैं कॉलेज में थे? तैयारी कर रहा था IIT की, हाँ, उसकी भी तैयारी कर रहा था। और अभी यहाँ पे मर्चेंट ये नेवी में? चाणक्य में, हाँ, ज्वाइन कर चुके, मर्चेंट नेवी का ट्रेनिंग कर रहे थे, 1 साल पहले थे मुझसे। बढ़िया। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ पैसे हैं। मैंने बोला वो लोग जिंदा लौट आते हैं, बोले हाँ बस आते हैं। मैंने कहा ठीक है फिर। और उन दिनों मर्चेंट नेवी का जो पैसा था, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन उतने चरम पे नहीं पहुंचा था, तो मर्चेंट नेवी का पैसा इंजीनियरिंग के पैसे से बहुत अंतर, काफी डिफरेंस, स्टाइपेंड वगैरह ज्यादा हुआ करते थे। तो बस मुझे वो लगा यार कि पैसे से ही सारी समस्या है, पैसे को ही सॉल्व किया जाए। तो फिर मैं घर आया और मैंने डिसाइड किया कि मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है। तो ये जो 2-3 साल थे 12th और इंजीनियरिंग की तैयारी, इस समय मैं बहुत ही मतलब पढ़ाई को लेकर सिंसियर था, IIT निकालना था। वही एक टाइम था जब मैंने हिंदी को बिल्कुल भी टच नहीं किया। उसके कॉलेज में आया TS चाणक्य में, वहां पे जो मैंने 3 साल बिताया वही मेरा कॉलेज रहा। BSc इन नॉटिकल साइंस मुंबई यूनिवर्सिटी से मिला। और वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इट इज लेस कॉलेज, मोर मोर लाइक अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ फॉर्म होती है, परेड्स होती हैं, और सब कुछ मर्चेंट नेवी की डिसिप्लिनरी चीजें होती हैं। वहां एक मैगजीन चलता था चाणक्य वेब, वहां आप हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो वहां मैंने फर्स्ट ईयर में कुछ कहानियां लिखी और वो लोगों को बहुत पसंद आई। तो मुझे लगा यार कि एक मेरे पास ऐसा टैलेंट, और जैसा आपने बोला कि जब आप पहली बार बड़े कॉलेज जाते हो तो आपको बहुत अलग अलग परिवेश से लोग मिलते हैं। तो मुझे लगा यार कि अभी मुझे लगा कि गांव में हिंदी अच्छी थी समझ आता, पर यहाँ भी वो जो हिंदी मैं लेके आया हूँ वो इतनी अच्छी है कि इतने लोगों को अच्छी लग रही है। तो उसके लिए प्राइजेस मिले हॉबी कंपटीशन में कि आपकी पोएट्री बहुत अच्छी थी, आपकी ये कहानी बहुत अच्छी थी। तो मुझे वहां पहली बार ये आइडिया मिला कि यार ये एक ऐसी चीज है जो मेरी अलग, हमेशा मतलब भीड़ में एक अलग पहचान करा सकती है। मतलब वो आई फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि यस, दिस इज समथिंग नॉट एवरीबॉडी हैज। तो बिल्कुल। एट द सेम टाइम हम सब छोटे शहरों से, इंडिया से आए थे, सबको अंग्रेजी में ही कुलत्व दिख रहा था, सबको वही कूल बनना था। तो बहुत इज्जत की बात नहीं थी कि आप बहुत अच्छा हिंदी लिखते हैं। ज्यादा इज्जत उसकी थी जो प्रॉब्ली DPS RK पुरम से पढ़ के आया था, अंग्रेजी बोल लेते, ज्यादा इज्जत उसी की थी। लेकिन ये मुझे क्लियर हो गया कि ये एक ऐसी चीज है जो सबके बस की नहीं, यहाँ मैं कर। तो वहां पहली बार मुझे थोड़ा आइडिया मिला कॉलेज में, और मैं वहां लिखता रहा TS चाणक्य में। मेरे एक सीनियर थे दिनकर राय, वो चाणक्य वेब मैगजीन चलाते थे, और उस मैगजीन में मैं तकरीबन हर महीने पोएट्री या छोटी कहानी या कुछ लिखता रहा। और वहां पे मैं थोड़ा सा अच्छा एक राइटर मतलब स्टेब्लिश हो गया कि ये आदमी अच्छी हिंदी लिख लेता है, अच्छी कहानियां लिख लेता है। वाह। वो कॉलेज का। तो जो आपके सीनियर थे दिनकर राय, ये कहाँ के थे? दिनकर राय थे गाजीपुर, वो भी बनारस के पास एक जगह है। मेरे ही परिवेश से आते थे, हिंदी अच्छी बढ़िया। लिखते थे। और वो बट उनने एक मैगजीन झंडा शुरुआत पकड़ करी रखा वहां था। पे, ये बहुत अच्छा है। हाँ। बहुत बढ़िया। तो, आप बताएं आगे फिर, जब तक यहाँ हैदराबाद में पहली बार नौकरी की चक्की में पिसे, मतलब पहली बार लग जाते हैं भैया, सुबह से बैठना है कंप्यूटर के सामने और शाम तक करना है। वो जो नौकरी का रूटीन होता है, क्योंकि बिल्कुल। उसके स्टूडेंट लाइफ में बहुत आदमी फ्री बर्ड रहता है ना, अपनी मर्जी का मालिक रहता है। तो उस समय ये जो 10 साल आपने हैदराबाद में गुजारे, उसी दौरान शादी भी हुई, परिवार बना, तो उस उन 10 सालों के बारे में बताएं कि वहां पे ये राइटिंग, पोइट्री, हिंदी साथ रही या नहीं रही। तो इस बड़ा, मैं भी क्योंकि याद कर रहा हूँ सब धीरे धीरे, तो जहां तक मुझे याद है तो जब जैसे मेरी शादी, मेरी जो बीवी है चंदा, उनके साथ
मैं जानता तो खैर काफी समय से हूं उनको, लेकिन हम लोग का जो कि हम शादी करेंगे ये तय हुआ शादी से लगभग 1.5 साल पहले। तो हम दोनों के बीच जो ये बातचीत, आपके कॉलेज मेट हैं? स्कूल, स्कूल में? अच्छा। कॉलेज नहीं, क्योंकि ये तो मतलब होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो होम्योपैथी अच्छा। की पढ़ाई करी है हमने शुरू से। तो मैं मतलब इंजीनियरिंग, और उस दौरान वो नहीं रहा कोई संपर्क खास। तो लेकिन हम दोनों के बीच जब जो बातचीत होती थी उस दौरान, तो उस समय कविता को फिर से एक, है ना, फिर से एक चिंगारी मिली थोड़ी, और अच्छा। कविताएं लिखी गई उस दौरान, उस 1-1.5 साल के प्रेम ने चिंगारी प्रेम के दी थी। दौरान। हाँ। लेकिन उसके बाद फिर लेकिन साथ में ये भी चलता रहा, जॉब भी चलता रहा, और जॉब हम्म। का जो काम का की जो चक्की है वो, तो वो भी ऐसा था कि जो शुरुआत जो रही मेरी, वो बहुत अच्छी रही, बहुत स्मूथ रही। वो इसलिए क्योंकि कानपुर में भी लगे हुए थे, है ना, अपना काम हम्म। करते रहते हैं, प्रोग्रामिंग करते रहते हैं। और हम्म। हम लोग करीब 15 लोग एक ही कंपनी में आए थे हमारे बैच से। ओह, तो पूरा वो तो तो पूरा कुल। वो एक तरह से कॉलेज ही हम लेके आ गए थे। तो जो हाँ। कॉलेज का माहौल रहता है कि, है ना, शाम को 6 बजे काम चालू करेंगे, रात को हम्म। 12 बजे तक काम करके, फिर सुबह ब्रेकफास्ट करके घर जाके 2 घंटे सो के वापस आएंगे। तो वो जो कॉलेज वाला माहौल था वो चलता रहा कुछ समय तक। फिर धीरे धीरे, क्योंकि फिर कुछ की शादी हो गई, फिर धीरे धीरे नए दोस्त, और ये सब चलता रहा। तो वहां तो मतलब मैं धीरे धीरे हुआ वो ट्रांजिशन जो होता है ना, कि कॉलेज हम्म, जीवन से बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला जीवन, की सुबह उठ के जाना है और शाम को वापस आके। ये बड़ा मतलब मुझे लगता है बहुत कॉमन है कि अ, जो वो उम्र होती है जब आप अब शादी शादी होने वाली थी आपकी, और वो प्रेम का जो रहा वो भी मतलब अभी हम बात करेंगे आगे कि अभी भी वो चीज वही है। मतलब अभी भी प्रेम की एक उम्र होती है, और वहां पे कविताएं आती हैं आपके अंदर। तो कविताएं मतलब किसी न किसी बहाने, किसी न किसी रस के बहाने आपके साथ चलती रहती हैं। बिल्कुल। मैं अगर बताऊं तो हम लोग की लाइफ अगेन बहुत थोड़ी अनयूजुअल है। चूंकि हम जमीन पे नहीं है, तो कॉलेज खत्म करने के बाद कॉलेज के थ्रू ही कैंपस इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया था। जब मैं बॉम्बे में था तो वहां पे मीठी बाई कॉलेज, बॉम्बे के कुछ कॉलेजेस होते हैं, मीठी बाई बड़ा कॉलेज है, ऐसे ही कुछ कॉलेज है। तो वहां पे कई बार हिंदी दिवस के दिन 14 सितंबर, हिंदी दिन कुछ कंपटीशन होते थे। तो वहां मैं जाता तो जीत जाता था। तो मतलब ये सब चीजें ऐसी थी जो मुझे बड़ा भरोसा दिलाती थी कि हिंदी यार तो सबको अच्छा वाह। नहीं आता, बोला जा सकता। तो वहां भी मैं फर्स्ट प्राइज कुछ लेके आया था, पेपर में नाम भी आ गया था। मुझे लगा यार ये एक ऐसी चीज है जो जबरदस्ती है मेरे साथ, और मुझे बहुत सा हेल्प मिलता है, नाम मिल जाता है इसकी वजह से। तो जैसे ही खत्म हुआ और मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया, वो अगेन मेरे लिए एक जैसे होता है कि लाइफ लाइन फ्लैट नहीं रहती, घूमती रहती साइन। तो वो अगेन एक बहुत बड़ा फॉल था। जैसे मैं जब आईटी की तैयारी करता वैसे ही था, क्योंकि जैसे आप शिप पे जाते हैं, शिप की जो लाइफ है ना बहुत मनीष भाई, बहुत हार्डशिप की लाइफ है। आप पुरानी पिक्चर देखे बेनहुर वगैरह, तो वो एक कोई कानिया पट्टी लगा के खड़ा है, लोगों को मार रहा है, और लोग काम कर रहे हैं, फिजिकल वर्क बहुत है। एक गुंडा है, उसका जहाज है, इवन कैप्टन को मास्टर कहते हैं, मतलब मास्टर एंड अच्छा। स्लेव वाला। तो ऑफ कोर्स चीजें बहुत बदल गई, बट उसका लीनिएज वहीं से, शुरुआत वहीं से है कि वहां अदरवाइज म्यूटिनी हो जाएगी लोगों के। आप महीनों महीनों घर से बाहर हैं, तो जहाज की लाइफ बहुत हार्डशिप वाली और मैनली लाइफ है, कि जहां आप रस्सा फेंक रहे हैं, जहाज को बांध रहे हैं। धीरे धीरे चीजें ऑटोमेटेड हुई, जहां दिमाग ज्यादा इस्तेमाल हुआ। बट ये ट्रांजिशन धीमा रहा। तो इनिशियली जब मैं गया तो बहुत ही, मतलब मेरे लिए, मेरे स्वभाव के बड़ी खिलाफ थी ये नौकरी। अपने पढ़ने उनमें ज्यादा इंटरेस्टेड था, और वहां पे टैंकर हैं, पाइपलाइनें चल रही हैं, आप चेक करिए इस लाइन, वाल्व खोलिए अंधेरे में, ये चल रहा है। तो टिपिकल हार्डशिप, और टफ रहा, टफ रहा। आई वॉज नॉट मेड फॉर दिस, एंड आई हैड टू रियली प्रूव। जो हमारी शुरुआत से रहती है वही आपको प्रूव करना है। छोटे शहर के लोग तो प्रूव ही करने में लगे रहते हैं, क्योंकि वो कभी वो प्रूव नहीं करना चाहते जो उनके पास है। वो सबको कि मैं सब कुछ कर लूंगा। तो आई रियली पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक श्योर कि मैं एक अच्छा शिपी ऑफिसर बनूं। और ये होते होते करीब 5-6 साल लगे। जब मैं सेकंड ऑफिसर बना, सेकंड ऑफिसर का काम वहां पे चार्ट वगैरह का काम होता है, पब्लिकेशंस पढ़ के कि जहाज कैसे जाएगा, क्या जाएगा। दैट इज मोर लाइक अ व्हाइट कलर जॉब, जहां आप मतलब जो पढ़ाई लिखाई से उसके पहले के सारे काम बहुत ही हार्डशिप काम। तो जब मैं सेकंड ऑफिसर बना तब जाके थोड़ा सा टाइम मिला समझने का कि यार ये मैं कर क्या रहा हूँ, और क्या यही मुझे करना है।
बट एनीवे बाय देन वंस यू स्टार्ट मेकिंग मनी, पैसे कमाने लगते हो आप, शादी ब्याह की बात चलने लगती है, परिवार की जिम्मेदारियां भी लेने लगते हो, तो आप चक्की में पिस चुके होते हो, फिर रहे होते हो। बट ये मैंने तब रियलाइज कर लिया कि यार ये तो वो जो मेरा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख जो भी रहता था, और जहाज पे तो टाइम बहुत रहता है, अकेले रहते हैं आप, मैं अपने केबिन में, छोटा सा कमरा होता है, बंक बेड रहते हैं, वहां बैठता था तो मैं लिखता था। पर जहाज का जो माहौल है, जहाज के जो लोग हैं, वो बहुत ही अनकंड्यूसिव है इस काम के लिए। वहां मैनली लोग हैं जो हार्ड पार्टी, हार्डर ड्रिंक्स करो, जैसा आप जानते हैं मर्चेंट नेवी का जो इमेज है, उस तरह के लोग हैं। तो वहां उसको पानी की बूंद भी नहीं मिली उसको, और वो मैं अपने डायरी में लिख के वहीं पे खत्म करता था। ये तो मेरी तो शिप की वहां पे लाइफ। किसी को कभी ऐसा कुछ हुआ कि जिसमें आपको कोई लोग ऐसे मिले जो जिनसे आप अपना काम साझा कर पाए, सुना पाए, या वो बिल्कुल लिख के नहीं रख नहीं, लिया बस? मैंने लिख के रख लिया मनीष भाई, वो मेरे लिए, मैंने बोला ना वहां पे पानी की बूंद भी नहीं दी गई मुझे। बड़ी गर्लिश चीज मानी जाती थी, इसका मजाक उड़ाया जाता था, कविता लिखना मतलब ये कौन है यार, क्या करते हैं यहाँ पे, चलो चलते हैं यहाँ बाहर, बार में चलते हैं, एंजॉय करते हैं। वहां उस तरह की दुनिया है। एक तो वो दुनिया है, बाकी दुनिया सिर्फ इंग्लिश की, जहाँ हिंदी के प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन का मजाक उड़ा दिया जाए। क्योंकि उन दिनों यूपी बिहार या फिर नॉर्थ इंडिया के लड़के नए नए आने शुरू हुए, ज्यादा ऑफिसर्स में बॉम्बे दिल्ली के लड़कों का था। बिल्कुल। तो आई एम श्योर उनकी गलती नहीं है, ये समाज का रिवाज है कि उनके लिए अजूबे हैं जो कि पढ़ाई में अच्छे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, पर इंग्लिश बोल नहीं सकते, दिखाना। तो मैं वो रख लिया करता था। मेरी बुआ का लड़का है अजय, उसका नाम जरूर लूंगा क्योंकि बहुत ही मेरे पूरी राइटिंग लाइफ में ही एक तरह से मेंटोर जैसा रहा। तो उन जमाने में ईमेल कर सकते थे प्लेन टेक्स्ट में, दिन में 2 या 1 ईमेल, तो मैं उसमें लिखता था, भेज देता था, और वो वहां से उस पर कमेंट्स आते थे। तो वही एक मेरा शैडो साथी था जो क्रिएटिविटी को जिंदा रखता था कि अच्छा लिखा है तुमने, इसमें जरा कुछ ये चेंज किया जाए, वैसे चीजें, तो किसी तरह से जिंदा रखता था। उसके बाद करीब जब मैं कैप्टन बना, 2 साल रहा, और उसके बाद मुझे उसी कंपनी में शोर में सिंगापुर में अपॉर्चुनिटी मिली आने के लिए। तब तक की जो लाइफ थी वो सिर्फ कुछ कविताओं, कुछ कहानियों, छोटी मोटी, 3-4 महीने में गुस्सा आया किसी बात पे, कभी उदास हुए या कभी खुश हुए अकेले में, तो कुछ लिख लिया यहीं पे। उसके बाद सिंगापुर है तो एक अलग जिंदगी, जिसकी कहानी बताने से पहले मैं आपके सिएटल आने की कहानी सुनना चाहूंगा। 1 मिनट मुझे जॉब पे आते है, या जो बातें हैं जो अलग हैं हिंदुस्तान से, वो समझने का मौका मिला, उसको, उसके बारे में, उसको अप्रिशिएट करने का भी मौका मिला, उसके बारे में गॉसिप करने का भी मौका मिला कि भाई इसमें क्या खराबी है, वहां और यहाँ, यहाँ और वहां वाला जो चलता है वो सब चला, काफी समय तक चला, कि अभी भी चलता है। अभी भी अपने यहाँ तो ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है वाला जो बातचीत है वो चलती रहती है। लेकिन जो, जैसा मैंने बताया था कि जो भोपाल का ट्रांजिशन है, फिर जो कानपुर का ट्रांजिशन है, वैसे ये भी एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन रहा, क्योंकि यहाँ तो आप मतलब पूरी दुनिया का के बारे में की जो नई चीजें हैं, पूरी दुनिया का कल्चर, तो वो जो एक्सपोजर है वो जबरदस्त रहा। वो देखने को मिला, वो जबरदस्त रहा, वो मतलब दिमाग की बहुत सारी परतें खुली। तो यहाँ इस तरह से यहाँ अभी अभी आपको कितने साल हुए यहाँ रहते? 2011 से, तो 11 साल हो 2011 गए, के, हाँ, तो 10, तकरीबन 10 से 11 साढ़े साल हो 10 गए। साल हो गए। तो इन 10 सालों में यहाँ का जो यूएस में जो हिंदी, या फिर आपके आसपास जो हिंदी का समूह है, उनसे मुलाकात रही, या फिर धीरे धीरे हो पाया, किस तरह से यहाँ आप हिंदी से जुड़ पाए? हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये शायद जो मैं बताना चाहूंगा, अगर वो नहीं होता तो आज शायद हम बात भी नहीं करते। तो अच्छा। ये जो मैंने जैसे बताया कि हिंदी का जो चला थोड़ा बहुत, जो प्रेम के दौरान जो थोड़ी बहुत कविताएं लिखी गई, या कॉलेज के दौरान, उसके बाद जैसे ही मतलब शादी, बच्चे, नौकरी, उसमें फंसने के बाद कविताएं बिल्कुल बंद हो प्रेम की गई। कविताएं बंद हो गई, हाँ, सारी कविताएं बंद हो सारी गई। कविताएं बंद हो गई लगभग। कभी कभी ऐसा निकलता था, तो वो हमेशा ये निकलता था कि कहने के बाद कि ये सब सब बंद हो चुका है। कविता भी इसी बारे में लिखी जाती थी कि भाई कुछ कुछ हो नहीं रहा है जीवन में, बिल्कुल। सृजन रुका हुआ है और वाली। बहुत से लोग आपके इससे राब्ता हैं, बहुत से लोग इससे ताल्लुक रखेंगे कि उनकी भी जिंदगी में शायद ऐसे ही स्टेज हो। तो हमेशा वो संघर्ष की कविताएं कुछ कुछ उस दौरान लिखी गई, लेकिन सब ऐसे ही रही कि
जो आत्मिक जो अंदरूनी जो संघर्ष है उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा गया, लेकिन लगभग बंद हो गया ना। कलम को जंग लग गई वाली कविताएं लिखी भी गई। तो यहाँ आने के बाद लगभग शायद पहले साल में ही या कुछ महीनों के बाद ही मुझे पता चला। तो यहाँ पे राहुल उपाध्याय का आपने नाम सुना होगा, जो वो एक ग्रुप भी चलाते हैं अभी हिंदी में, भारतवंशी। हिंदी में साझा करें। हाँ, भारतवंशी अच्छा, पे भी है। उस भारतवंशी पे जोड़ने का श्रेय भी एक्चुअली राहुल का ही है। तो राहुल यहाँ सिएटल में रहता है, माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है। मेरे से मतलब उम्र में 12 साल बड़े होंगे। तो जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट में जो इंडियन ग्रुप्स होते हैं, तो एक ग्रुप में मैंने ज्वाइन किया। तो वहाँ पे राहुल शुरुआत से लिखते हैं, काफी समय से लिख रहा है। और वो उनका लिखने का अंदाज ही अलग है। वो मतलब उनको रोज कुछ लिखना है वाला हिसाब है वो, कि रोज कुछ लिखूंगा और किसी को भी भेजूंगा, कोई अप्रिशिएट करे नहीं करे उससे फर्क नहीं पड़ता। और वो हर महीने एक गोष्ठी करते थे। ये भी जब मैं पहली बार मिला तो पता चला कि मतलब लगभग उन्हें 10 साल ये काम किया। 10 साल तक रोज हर महीने चौथे शनिवार को महीने के गोष्ठी करते थे घर में। और ओपन इनविटेशन, मतलब कोई भी आना चाहे कि आप जिसको भेजिए, जैसे ग्रुप में उनसे भी बोलते थे कि आपको किसी को भी भेजना हो भेज दो, कोई भी हमारे घर में आ जाए और आके पढ़े सुने कुछ भी करे। संगीत भी हो सकता है उसमें, आप गाने भी सुना सकते हो, है ना, किसी और की कविता सुनाना है, कुछ भी। तो वैसा मुझे एक बार मैं देखा तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा कि मतलब कविता तो छूट ही गई थी। कविता हैदराबाद में, जबकि हैदराबाद में बहुत जो कल्चर वाला चीजें हैं उससे मैं कभी जुड़ा ही नहीं रहा, क्योंकि मैं टेक्निकल वर्ल्ड में ही रहा, उन्हीं लोगों से मिला। तो जो बाकी लोग वहां पे करते होंगे, हैदराबाद में भी बहुत कुछ ये सब होता है, ड्रामा थिएटर तो बहुत होता है। लेकिन कभी कविता वालों से जुड़ने का मौका नहीं मिला हैदराबाद में कभी भी। तो यहाँ पे पहली बार मिला तो मैं पहुंच गया। जैसे मैंने ईमेल देखी तो मैं पहुंच गया उनके घर में, और वहाँ पे सुनाई मैंने भी कविताएं, सुनी भी, बहुत अच्छा लगा। फिर मैं हर महीने जाने लगा, लगभग हर महीने। फिर व्यस्तता के कारण कभी नहीं गया। तो लेकिन क्योंकि वो हर महीने जाना होता था, और अब मैं पुराना लेके कब तक सुना था, जो भी मैंने अभी तक जो लिखा था, तो उस चक्कर में नया नया लिखना चालू हुआ कि कभी कुछ लिख दिया, कभी कुछ लिख दिया। तब भी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लिख पाया मैं, तो बहुत आज भी मैंने शायद बहुत नहीं लिखा है, लेकिन जितना भी लिखा है तो वो बड़ा जो सृजन का जो रुक गई थी, पैदावार जो रुक गई थी, उसमें फिर से बढ़ोतरी हुई। तो फिर कुछ नई कोपले फूटने लगी, कुछ नए संदर्भ मिलने लगे कि इन संदर्भों पे लिखा जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अगर सोचते नहीं है या लिखते नहीं है तो वो संदर्भ भी छूट जाता है। तो इस तरह की कई गोष्ठियां वहां चलती रहती हैं, या फिर वही राहुल भाई की गोष्ठी है जहां आप जाते हैं और जो तो और भी चलता है यहाँ पे, और भी कुछ कुछ होता रहा। फिर उस दौरान पे मतलब कुछ कवि सम्मेलन भी हुए, तो एक दो कवि सम्मेलनों में भी मैंने भागीदारी करी। यहाँ पे एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है प्रतिध्वनि, जो खासकर तो थिएटर करते हैं वो, लेकिन थिएटर के अलावा उनने साल में एक कवि सम्मेलन करना भी उनका था, जो कि हर साल नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी हर 2 साल में कर लेते थे। तो वो एक है। एक और ग्रुप, कुछ और ग्रुप शुरू हुए, बंद हुए, और कुछ लोग और हैं जो गोष्ठियां करते हैं सालाना, तो उनसे मिलने का मौका मिला। तो लेकिन वो सब शुरुआत राहुल के उससे हुई, राहुल की जो घर की गोष्ठी है। तो राहुल का बड़ा हाथ है एक्चुअली आपके। हाँ, राहुल का बड़ा हाथ रहा फिर से सबको, क्योंकि दिशा मिली ना मुझे कि मैं लिखूं तो क्यों लिखूं। की जो जर्नी रही यहाँ पे, ये रही। कोरोना काल का भी विशेष महत्व है। तो कोरोना काल में, हाँ,